बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्टोरेंट को मैक्सिमम प्रॉफिट पर किस तरह से चलाया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप किस तरह से रेस्टोरेंट की ब्रांचें खोल सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंचाइज़ किस तरह से अपने रेस्टोरेंट की सेल कर सकते हैं, और सबसे अहम कि आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि जिससे आपकी फूड सेफ्टी का सिस्टम बेहतरीन हो जाए और आपको फूड डिपार्टमेंट वाले एक्सीलेंट का रिवॉर्ड दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम और हम डिस्कस कर रहे हैं रेस्टोरेंट की फूड हाइजीन को और रेस्टोरेंट की प्रॉफिटेबिलिटी को। दोस्तों, जो 4 बातें मैंने आपको शुरू में बताई कि रेस्टोरेंट किस तरह से मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकता है, कैसे वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंचाइज सेल कर सकता है और अपनी फूड हाइजीन को किस तरह से इतना बेहतर कर सकता है कि उसको एक्सीलेंट का सर्टिफिकेट फूड डिपार्टमेंट इशू करे। तो इसके लिए सिर्फ आपको एक चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है और उस एक चीज़ को समझने के लिए आपको पहले कुछ फ्लॉप होने वाले बड़े ब्रांड और बहुत ज़्यादा कामयाब होने वाले और शोहरत पाने वाले कुछ ब्रांड की हिस्ट्री को देखना पड़ेगा। पहले हम देखते हैं कि कुछ फ्लॉप ब्रांड। फ्लॉप से मुराद है कि जैसे उन्होंने अपनी एक्सपेंशन करने की कोशिश की, कुछ फ्रेंचाइज सेल करने की कोशिश की, या उस जगह से हट के जहाँ पर वो बिज़नेस कर रहे थे वहाँ से अलहदा कुछ और जगह पे बिज़नेस करने की कोशिश की, तो वो फ्लॉप हो गए। अगर हम एक बहुत बड़े पाए बेचने वाले के नाम को देखें कि जिसके पास मुल्क के दूर दूर इलाकों से लोग पाए खाने आते थे और अब भी आते हैं, और टेस्ट उसका इतना शानदार कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं, लेकिन जैसे ही उसने वहाँ से हट के कहीं और पे अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने की कोशिश की तो वो ऑलमोस्ट फ्लॉप हो गया। ऐसे हम एक बहुत मशहूर आइसक्रीम ब्रांड को देखें कि जो भी बंदा लाहौर में आता है वो कहता है जी मार रोड ज़रूर जाना है आइसक्रीम खाने के लिए, वरना तो मैं लाहौर आया ही नहीं। ऐसे ही आप और चीज़ों को देख लें, एक चिक्कर छोले वाले को कि जहाँ सुबह से शाम तक रश ख़त्म नहीं होता, एक न्यारी वाले को, हड़ीसे वाले को, एक बहुत कामयाब मछली वाले को कि जहाँ पे लाइनें लगी होती हैं लोगों की सर्दियों में मछली ख़रीदने के लिए, चाय वाले को जिसकी चाय लोग बड़े शौक़ से पीते हैं, कुल्फ़ी वाला बाबा कि जो भी बंदा शालमी में आता है वो कहता है मैंने बाबे की कुल्फ़ी खाए बगैर नहीं जाना। तो ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ऐसी एक बहुत मशहूर मिठाई है देसी घी की मिठाई। ऐसे ब्रांड जिनका नाम था पूरे मुल्क में और अब भी है, और ये लोग अब भी चल रहे हैं और काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे ही इन्होंने अपने उस बेस से हट के अपने काम को कहीं पे एक्सपेंशन की सूरत में या फ्रेंचाइज सेल करने की सूरत में या नई ब्रांच खोलने की सूरत में इम्प्लीमेंट किया, तो ये ऑलमोस्ट फ्लॉप हो गए, या कामयाब हुए तो उतने कामयाब नहीं हुए जितने कि अपनी बेस पर बैठे हुए हो रहे थे। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड है, पिज़्ज़ा ब्रांड है, बर्गर ब्रांड है, कॉफ़ी है। तो ऐसे ब्रांड के जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी ब्रांचेस खोली हुई हैं, पूरी दुनिया में अपनी फ्रेंचाइज सेल की हुई हैं। तो अगर आप इनमें से किसी एक चीज़ को भी देखें कि वो जो कॉफ़ी पूरी दुनिया में बिक रही है एक ही नाम से, और वो जो पिज़्ज़ा बिक रहा है, या वो बर्गर, अब मेरी गली के कॉर्नर पे एक बर्गर वाला बैठा है, उसका टेस्ट इतना टेस्ट है उसके बर्गर में कि आप किसी भी बड़े ब्रांड के बर्गर को भूल जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ उसी जगह पे बर्गर बेच सकते हैं जहाँ पर बैठा है। जैसे वो उस शॉप से हट के एक और शॉप खोलेगा तो वो फ्लॉप हो जाएगा। तो अब ये जो बात है कि ये इंटरनेशनल जो ब्रांड्स हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी फ्रेंचाइज सेल की और ब्रांचेस खोली, वो क्यों कामयाब है, और हमारे जो कि यहाँ पर बर्गर बेच रहे हैं, पिज़्ज़ा बेच रहे हैं, न्यारी बेच रहे हैं, हरीसा बेच रहे हैं, कुल्फ़ियाँ बेच रहे हैं, आइसक्रीम बेच रहे हैं, ये क्यों कामयाब नहीं होते। एक बंदा चकवाल में रेहड़ियाँ बना रहा है, लेकिन वो चकवाल में बैठा बना रहा है, उसने कभी नहीं सोचा कि वो लाहौर में भी शुरू कर ले, कराची में भी शुरू कर ले। कराची में एक बंदा निमको बना रहा है तो वो कराची में बना रहा है, वो उसने कभी नहीं सोचा कि मैं लाहौर में कर लूँ, क्योंकि वो डरता है, उसे समझ है कि वो जैसे ही यहाँ से उठ के कहीं और पर जाएगा तो वो फ्लॉप हो जाएगा, और सर्टनली होगा भी, क्योंकि ये एग्जाम्पल है कि उन लोगों ने जैसे ही अपनी बेस से हट के तो, लेकिन इसकी वजह है, इनके फ्लॉप होने की एक वजह है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि जो लोग कामयाब हुए, क्यों कामयाब हुए। रेस्टोरेंट में कामयाबी के लिए आपको 2 चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत होती है। नंबर 1 फ्रंट एंड, नंबर 2 बैक एंड। फ्रंट एंड पे आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, उसमें फिर 2 चीज़ें। नंबर 1 टेस्ट,
जो आपकी प्रोडक्ट सेल हो रही है, जो आपका फूड है उसमें टेस्ट कैसा है, और नंबर 2 आपकी कस्टमर सर्विसेज कैसी हैं। तो आपके पास जितना भी रश आ रहा है, वो पाए बेच रहा है, वो आइसक्रीम बेच रहा है, वो हरीसा बेच रहा है, वो चिक्कड़ चने बेच रहा है, जो भी आप बेच रहे हैं, आपका सारे का सारा रश, वो जो लोग उंगलियां चाट रहे हैं अपनी, वो सिर्फ इस वजह से है कि आपकी प्रोडक्ट में टेस्ट है। आपने अपनी पूरी तो जो अपने टेस्ट डेवलप करने पे लगा दी। लोगों ने बड़े बड़े शेफ़ रखे हुए हैं, एग्जेक्टिव शेफ़, GM शेफ़, और वो शेफ़ सारा दिन बैठे यही सोचते रहते हैं कि किस तरह से प्रेजेंटेशन करनी है, किस तरह से टेस्ट को इन्हांस करना है। तो मकसद कहने का ये कि आपकी सारी तवज्जो सिर्फ 2 चीज़ों पे है कि हमने अपनी प्रोडक्ट के टेस्ट को कैसे मेंटेन करना है और कैसे इन्हांस करना है, और नंबर 2 हमने कस्टमर सर्विसेज को किस तरह से मैक्सिमाइज़ करना है। लेकिन जो इंटरनेशनल ब्रांड है जो दुनिया में फैले हुए हैं, वो इन 2 चीज़ों के अलावा एक और चीज़ पे भी तवज्जो देते हैं, और वो है बैक एंड पर फोकस करना। बैक एंड में क्या हो सकता है? बैक एंड में आपने जिस तरह से अपने फ्रंट एंड पे तवज्जो दी है, आपने उसके प्रोसीजर बनाया, आपने टेस्ट को डेवलप किया, आपने स्ट्रगल की, मेहनत की उनके ऊपर, आपने बैक एंड पर मेहनत नहीं की। आपने बैक एंड को इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से जैसे ही आप एक शॉप से दूसरी शॉप खोलते हैं तो वो फ्लॉप हो जाती है, क्योंकि एक शॉप को आप खुद लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, इसलिए वो चल जाती है, आपका टेस्ट डेवलप हो जाता है, लोग आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब आप सोचते हैं कि क्यों ना मैं इसी टेस्ट को एक दूसरे इलाके में एक और शॉप खोल के वहाँ बैठ जाऊँ, तो जैसे ही आप वहाँ जाते हैं तो आप फ्लॉप हो जाते हैं। टेस्ट आपका वही है, लेकिन आपके पीछे जो आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, जो आपका बैक एंड का खर्चा है, वो इतना बढ़ जाता है कि आप फ्लॉप हो जाते हैं। तो आपको उसे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि आप एक ही टाइम में 2 जगह पर नहीं जा सकते। लेकिन वो कंपनियां जिन्होंने पूरी दुनिया में 5-5 हज़ार आउटलेट खोले हुए हैं और वो कामयाबी से चल रहे हैं, उसकी वजह है कि उन्होंने बैक एंड पर तवज्जो दी। उन्होंने बैक एंड के प्रोसेस को भी उतना ही स्ट्रॉन्गली किया जितना कि फ्रंट एंड के प्रोसेस को किया। अब बैक एंड के प्रोसेस क्या हो सकते हैं? तो बैक एंड के प्रोसेस में आप गेट से लेके पीछे तक देखें तो आप रॉ मटेरियल रिसीव कर रहे हैं, आप स्टोरेज कर रहे हैं, स्टोरेज के प्रोसेस क्या है, आपकी बाइंग का सिस्टम क्या है, आपके अकाउंट्स फाइनेंस का सिस्टम क्या है, बजटिंग कैसी है, उसके बाद इशुएंस का सिस्टम कैसा है, इशुएंस पे आपकी कितना कंट्रोल है, आपकी वेस्टेज का क्या सिस्टम है, आपके किचन में किस तरह की मॉनिटरिंग है, आपकी स्टैंडर्डाइजेशन है या नहीं है, आपकी प्रोडक्ट जब सर्व होती है तो उसकी प्लेटर कैसी होती है, उसका वेट कितना है, उसका साइज़, पोर्शन साइज़ कितना है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लोग इग्नोर कर देते हैं। लोग रॉ मटेरियल सप्लाई चेन से लेके परचेजिंग से किचन की सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट है उनको इग्नोर कर देते हैं। उनकी तवज्जो सिर्फ फ्रंट एंड की 2 चीज़ों पर होती है, टेस्ट डेवलप कर लें और कस्टमर सर्विसेज दे दें। तो दोस्तों, जब आप बैक एंड के प्रोसेस को इग्नोर करते हैं और बैक एंड पे कोई सिस्टम डेवलप नहीं करते, कोई SOP नहीं बनाते, किस किस्म की मॉनिटरिंग नहीं रखते, तो फिर आप ना तो एक्सपेंशन में जा सकते हैं, ना आप फ्रेंचाइज सेल कर सकते हैं, और ना ही आप फूड डिपार्टमेंट से बच सकते हैं, क्योंकि आपने कभी पीछे को देखा ही नहीं, आपने पीछे वाले सिस्टम पे तवज्जो ही नहीं दी। जो भी लोग कामयाब है, आप मैकडोनल्ड को देख लें, आप पिज़्ज़ा हट को देख लें, KFC को देख लें, आप जितना उनके फ्रंट एंड पे तवज्जो है उससे ज़्यादा उनकी बैक एंड पे तवज्जो है। आप उनके किचन को देखेंगे, उनके प्रोसेस को देखेंगे। आप एक गेट से गाड़ी अगर एंटर करते हैं तो दूसरे गेट से जो चंद मिनट के फासले पे होता है, तो दूसरे गेट से निकलने से पहले आपका ऑर्डर रेडी होता है, आप उसको लेके तो बाहर चले जाते हैं। यानी इतनी क्विक सर्विस। और ये क्विक सर्विस क्यों है? क्योंकि उनके सिस्टम बने हुए हैं, उनको पता है कि हमारी इतनी प्रोडक्ट हैं और इतने टाइम के अंदर हमने इसको प्रोसेस करना है, तो वो उस इंटरवल से उसको, और ये स्टैंडर्डाइज है। जब आप हर चीज़ को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, जब आप अपने स्टोरेज के सिस्टम को स्टैंडर्डाइज करते हैं, अभी यहाँ पर ये पता नहीं होता कि जो कस्टमर बैठा है उसने जो ऑर्डर किया उसके ऑर्डर वाली आइटम का रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है। तो पता चलता है कि जी एक चीज़ शॉर्ट है, तो उसी वक्त लड़का दौड़ता है और साथ वाले स्टोर से वो चीज़ लेके आता है, उस कस्टमर का ऑर्डर फुलफिल किया जाता है। और समटाइम ऐसा होता है कि एक ही प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा पड़ी होती है कि वो एक्सपायरी के नज़दीक पहुंच जाती है, उसका इस्तेमाल नहीं होता। अब इसको ना शेफ़ देख रहे होते हैं, ना स्टोर वाले लोग देख रहे हैं, ना प्रोक्योरमेंट देख रहा है, और मालिक को तो देखना ही नहीं चाहिए, उसका काम नहीं है। उसकी तो ओवरऑल एक ऑनरेरी पोजीशन है, तो वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो बैक एंड पे हो रही होती हैं और गलत हो रही होती हैं, वो किसी की नज़र में नहीं होती, जो कि उस रेस्टोरेंट की जो इनकम है उस पर असर करती हैं। और जब असर होता है तो वो
रेस्टोरेंट लॉस में चला जाता है और लॉस के बाद फिर बंद होने की सूरत में आ जाता है। अदरवाइज़ वो सारे ब्रांड जिनको खाने के बाद लोग उंगलियां चाटते हैं वो उतने ही कामयाब हो सकते हैं जितना कि मैकडोनल्ड है, पिज़्ज़ा हट है, कॉफ़ी प्लैनेट है, कोई भी ग्लोरिया जीन है, कोई भी जो इंटरनेशनल ब्रांड अवेलेबल है, वो इसीलिए कामयाब है कि उन्होंने अपने फ्रंट एंड के साथ अपने बैक एंड को भी फोकस किया। उन्होंने सिस्टम डेवलप किए, सिस्टम बनाए, प्रोसीजर बनाए और हर काम जो है उसी प्रोसीजर के तहत हो रहा है। हमारे रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग जो कि ख़ुद किचन में इन्वॉल्व नहीं होते, वो इस बात से डरते रहते हैं कि शेफ़ को हमने बहुत इज़्ज़त देनी है, इसको बहुत सर पे बैठा कर रखना है, क्योंकि ये चला गया तो हमारा रेस्टोरेंट तो बिल्कुल बैठ जाएगा। और यही वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से रेस्टोरेंट फ्लॉप होते हैं। अगर आपके सिस्टम डेवलप हों, आपकी जो मेनू की आइटम है वो स्टैंडर्डाइज हो, उसकी इंग्रेडिएंट, उसकी रेसिपी एक रिटन पोजीशन में अवेलेबल हो, तो आपका कोई भी शेफ़ आए, कोई भी शेफ़ नया आए, कोई पिछला पुराना चला जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी बंदा है वो एक प्रोसेस के तहत बनना है। मैकडोनल्ड में कोई भी शेफ़ चला जाए तो मैकडोनल्ड की क्वालिटी कभी नीचे नहीं आएगी। पिज़्ज़ा हट में कोई शेफ़ चला जाए तो वहाँ पे क्वालिटी नीचे नहीं आएगी, क्योंकि उनको पता है कि जो भी बंदा आएगा उसने अपनी एक्सपर्टीज शेयर नहीं करनी, उसने जो मैनुअल में लिखा हुआ है, जो प्रोसीजर है, जो इंग्रेडिएंट और रेसिपी फॉर्मुलेट हो चुकी है, उस पर अमल करना है। तो जब आप एक रिटन प्रोसीजर रखते हैं, SOP रखते हैं, तो आप हमेशा कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं, नाकामी आपके पीछे नहीं आती। तो मेरी सजेशन है आपको कि आप जितना तवज्जो अपने फ्रंट एंड पे देते हैं, बैक एंड पर भी दें। तो अगर आप बैक एंड को भी उतनी तवज्जो देंगे तो डेफिनेटली आपके प्रोसीजर और सिस्टम जो है वो अप टू डेट होंगे और रिकंसाइलेबल होंगे और आपकी मॉनिटरिंग बेहतर होगी, तो आप सक्सेसफुल रेस्टोरेंट के बिज़नेस को सक्सेसफुली आगे लेके जा सकते हैं, नई ब्रांचेस खोल सकते हैं, नए फ्रेंचाइज सेल कर सकते हैं। और जब ये सारे सिस्टम बैक एंड पे इम्प्लीमेंट होंगे तो डेफिनेटली फूड अथॉरिटी भी आपको अप्रिशिएट करेगी कि आपके बैक एंड के प्रोसीजर उतने ही अच्छे हैं जितना कि आपका फ्रंट एंड पे नीट एंड क्लीन हाइजीनिक एनवायरनमेंट हमने देखी है। क्योंकि जब भी ऑडिटर्स आते हैं वो पीछे को दौड़ते हैं, इसीलिए कि उन्हें पता होता है कि आगे जितनी क्लीनिंग हाइजीन इन्होंने मेंटेन की है पीछे नहीं की होगी, इसीलिए वो पीछे का ऑडिट करते हैं, वो आपके बैक एंड को ऑडिट करते हैं, कभी भी फ्रंट एंड को ऑडिट नहीं करते। तो आप हमेशा नेग्लेक्टेड को मज़ीद नेग्लेक्ट ना करें, नेग्लेक्टेड फोकस करें और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।